फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे अमीनो एसिड की। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम हो या एमएससी लेवल का या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो आपका, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसका जर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है अमीनो एसिड का, और इसकी जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसी होती है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं। तो आज हम उन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, करते हैं अमीनो एसिड। ठीक है, तो अमीनो एसिड क्या है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। जब एक या एक से ज़्यादा अमीनो एसिड आपस में कंबाइन करेगा तो वो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि अमीनो एसिड्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो अमीनो एसिड कंपाउंड जो है वो किन चीज़ों से मिलके बना होता है, तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन होता है, उसमें हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। ठीक है, उसी के साथ जो है ये मिलके आपस में क्या बना रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इस कंपाउंड में और क्या प्रेजेंट होता है, एक होता है अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है और साथ में एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है इसका जर्नल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है अमीनो एसिड का। तो यहाँ पे आप देखो कि क्या होता है, ये क्या क्या प्रेजेंट है, एक हमारे पास कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन आपको ध्यान में रखनी है। साथ में इसके क्या अटैच है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, साथ में एक हाइड्रोजन है, साथ में क्या है, साइड चेन प्रेजेंट है जिसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं, और साथ में अमीनो एसिड है। ठीक है, NH3। तो ये चार चीज़ें प्रेजेंट होती हैं एक अमीनो एसिड के अंदर। ठीक है, तो ये है आपका जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। अब जर्नल स्ट्रक्चर के बाद जो है आपको एक बात और याद रखनी है कि अल्फा कार्बन क्या होता है। ठीक है, तो अल्फा कार्बन कौन सी होती है, जिस कार्बन के साथ जो है आपको फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। तो अभी ये वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ देखो एक ही कार्बन के साथ दोनों फंक्शनल ग्रुप अटैच दिखाई दे रहे हैं, तो इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन बोलेंगे। तो जहाँ पे ये क्या है, एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि अलग अलग कार्बन के साथ ना अटैच हो आपके फंक्शनल ग्रुप, तो हम अल्फा कार्बन नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, अगर वो सेम एक ही कार्बन के साथ अटैच होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपको अल्फा कार्बन आइडेंटिफाई करनी होगी तो आप किस तरह से देखोगे कि एक ही कार्बन के साथ जो है फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि जब भी हम किसी अमीनो एसिड को जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। ठीक है, इस साइड चेन की वजह से हम उसको क्या है, डिफ्रेंशिएट करेंगे। बाकी का स्ट्रक्चर तो सेम देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कि द अमीनो ग्रुप में बी अटैच टू एनी कार्बन एटम अदर देन दैट ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो जो अमीनो ग्रुप अटैच होगा ये वाला, तो इस कार्बन के साथ अटैच नहीं होना चाहिए, वो इस कार्बन के साथ अटैच होगा। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इन दीज कंपाउंड द ग्रुप इज अटैच टू कार्बन एटम अदर देन अल्फा कार्बन एटम एंड दे आर कॉल्ड बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जब भी हम, जैसे ये आप एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, कि अब मैंने यहाँ पे लाइसिन का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो यहाँ से क्या स्टार्टिंग है इसकी, कार्बन, ये भी है, ये भी कार्बन है, और यहाँ पे भी सारी क्या है, जो आर चेन लिखी हुई है मैंने। ठीक है, साइड चेन जो है सेम है इसकी। तो अब इसका बोलने का क्या मतलब है कि अल्फा कार्बन तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जहाँ पे भी आपको डिफरेंट 4 ग्रुप अटैच दिखेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन बोलेंगे। और जब हम इसकी नंबरिंग करेंगे ना, जब भी आप नंबरिंग करोगे किसी भी अमीनो एसिड की, तो आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। ठीक है, यहाँ पे ये वाला कार्बन है, इसको हम क्या नाम देंगे, कार्बन 1 से।
ठीक है, 1 से स्टार्ट करेंगे। और ये कौन सी आ गई जिसको हम अल्फा बोल रहे हैं, वो कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ऐसे करके लिखोगे। पर जब आप अल्फा बीटा गामा लिखोगे तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ पे भी आपको 4 डिफरेंट ग्रुप दिखेंगे, ठीक है, जिस कार्बन पे आपको 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच दिखेंगे उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। उससे नेक्स्ट वाली को हम बीटा बोलेंगे, गामा बोलेंगे, डेल्टा और एप्सिलॉन। इसी तरह से आपने उसको नंबरिंग करना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से नहीं करोगे, वहां पे क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच अमीनो ग्रुप इज अटैच्ड, ठीक है। जहां पे भी अमीनो ग्रुप अटैच होगा उसको हम क्या लिखेंगे, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। और नंबरिंग कहाँ से करेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, तभी आप नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन कर पाओगे अच्छे से। और यहाँ पे ये लिखा भी है मैंने कि जब भी आप कार्बोक्सिल कार्बन ऑफ अमीनो एसिड वुड बी कार्बन 1 एंड द अल्फा कार्बन वुड बी द कार्बन 2। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है। नेक्स्ट है इसमें कायरल सेंटर, ठीक है। तो आपको कायरल सेंटर किससे ध्यान रखना है, जिसको हम अल्फा कार्बन बोल रहे थे वही क्या आपका कायरल सेंटर, क्योंकि वहाँ पे क्या है, डिफरेंट 4 ग्रुप अटैच हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा कार्बन, या फिर कायरल सेंटर भी बोल सकते हैं, या उसको एसिमेट्रिक कार्बन भी बोल सकते हैं, स्टीरियोजेनिक कार्बन भी बोल सकते हैं। तो कायरल सेंटर का आपको ध्यान में रखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आपको किसी कार्बन के साथ क्या है, डिफरेंट 4 ग्रुप अटैच दिखेंगे उसको हम क्या बोल रहे हैं, कायरल सेंटर भी बोल रहे हैं, अल्फा कार्बन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कायरल सेंटर भी बोलते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आगे कहीं अगर एसिमेट्रिक कार्बन लिखा होगा तो उसका मतलब क्या है, कायरल सेंटर या अल्फा कार्बन भी। ओके, तो नेक्स्ट है इसका, अब है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि ये कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है, और साथ में हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब इसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर और हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से जो है ये कैसे बिहेव करता है, एसिड और बेस बिहेव करता है, ठीक है। अब ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, डाइपोलर आयन की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ज्विटर आयन बोल रहे हैं। ज्विटर आयन क्या होते हैं, जब एक मॉलिक्यूल या फिर सेम मॉलिक्यूल के अंदर जो है आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे, उसको ज्विटर आयन बोलेंगे। किसकी प्रेजेंस की वजह से होगा वो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अभी इसका स्ट्रक्चर देखो आप, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर मेंशन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अभी ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका हाइड्रोजन जब इसके पास आएगा तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज रहेगा, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ज्विटर आयन। जब आपको एक मॉलिक्यूल के अंदर बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेंगे तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ज्विटर आयन बोल रहे हैं। तो आपको पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि जैसे एमएससी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए आता है एग्जाम में, तो सीधा उन्होंने पूछा होता है कि अमीनो एसिड के अंदर जो है ज्विटर आयन क्या होते हैं, तो आपको ये वाला डायग्राम शो करना है और साथ में लिखना है कि ज्विटर आयन होते क्या है। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम अगर इसकी आयनाइजेशन स्टेट की बात करें अमीनो एसिड की, तो वो कैसे वेरी करती है, विद द हेल्प ऑफ पीएच, ठीक है। वेरी करती है कैसे, पीएच से। तो जब लो पीएच होगी तब क्या होगा, अगर हम लो पीएच पे बात करें तो वहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है प्रोटोनेटेड होगा। प्रोटोनेटेड का मतलब क्या है, यहाँ पे वो क्या है, एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोजन को, ठीक है। प्रोटोनेटेड का मतलब क्या, एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोजन को, और डीप्रोटोनेटेड का मतलब क्या हुआ, रिमूव करेगा हाइड्रोजन को, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड की यहाँ पे क्या बात की गई है। तो प्रोटोनेटेड यहाँ पे क्या एक्सेप्ट कर रहा है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है। जब इसने कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने क्या है, हाइड्रोजन एक्सेप्ट की, तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। और अमीनो ग्रुप जो है प्रोटोनेटेड होगा तो वहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या एक्सेप्ट करा है, एक हाइड्रोजन,
और यहाँ पे भी इसने एक्सेप्ट करा, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये मॉलिक्यूल का ओवरऑल चार्ज होगा वो कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये हम कहाँ पे बात कर रहे हैं, एट वेरी लो पीएच पे। जब लो पीएच होगी तो वहाँ पे मॉलिक्यूल पे चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर हम क्या है हाई पीएच पे बात करें, जब वेरी पीएच हाई पीएच होगी तो क्या है वहाँ पे क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है डीप्रोटोनेटेड होगा। मतलब क्या है उसका कि वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगी तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अमीनो ग्रुप डीप्रोटोनेटेड होगा तो वहाँ पे कौन सा, कोई भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से क्या है एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं रहा। तो यहाँ पे जो है ओवरऑल चार्ज कौन सा हुआ मॉलिक्यूल के ऊपर, नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जब लो पीएच होगी, लो पीएच होगी तो वहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा मॉलिक्यूल के ऊपर। और वेरी हाई पीएच होगी तो वहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज होगा मॉलिक्यूल के ऊपर। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट आपको ऐड करने पड़ेंगे जब आप एसिड और बेस की बात करेंगे अमीनो एसिड के अंदर। तो यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर भी ऐड करा है ये वाला, कि जब लो पीएच होगी तो क्या होगा, इंटरमीडिएट पे क्या है और हाई पे क्या है। तो जो इसका बेसिक नेचर होता है अमीनो एसिड का वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से। और जो एसिडिक नेचर होता है वो किसकी वजह से होता है, अमीनो ग्रुप की वजह से होता है। आई होप आपको समझ आया होगा इसका जो एसिड और बेसिक नेचर है अमीनो एसिड का। ये वाला पॉइंट आप ऐड करोगे तभी आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। तो सबसे पहले आपको बात क्या याद रखनी है कि जो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होगा वो कैसा मॉलिक्यूल होगा, कायरल मॉलिक्यूल होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। सेकंड बात आपको क्या याद रखनी है कि ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी जितने भी अमीनो एसिड हैं वो कैसे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हैं। अब ऑप्टिकली एक्टिव का क्या मतलब है कि दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कि वो कैसे हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। जो ग्लाइसिन है वो कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों है ये भी कारण मैं आपको बताती हूँ क्यों है, ऑप्टिकली क्या है ये इनएक्टिव है। कौन है, ग्लाइसिन। ये आपको याद रखना है, एक्सेप्शन जहाँ पे भी होगी वो आपको ध्यान में रखनी है और उसको एग्जाम में भी स्पेशल मेंशन करना होता है। अब यहाँ डायग्राम देखो आप, एक ये डायग्राम है एलेनिन का, ये एलेनिन का और ये कौन सा है, ग्लाइसिन का है। अब यहाँ पे देखो, और ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर जो है सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है पूरे अमीनो एसिड में। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है, एक कार्बन है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा कार्बन बोल रहे हैं। यहाँ पे अल्फा नहीं होगा, अल्फा कार्बन हम उसको बोल रहे थे जहाँ पे जो है 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे, उसको हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा कार्बन बोल रहे हैं। अब ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे क्या है, आपको ये हाइड्रोजन देखने को मिल रही है, ये हाइड्रोजन देखने को मिल रही है, तो ये दो सेम ग्रुप है और ये दोनों क्या है, डिफरेंट ग्रुप है। तो इसलिए ये क्या है, ए कायरल अमीनो एसिड है। कैसा अमीनो एसिड है ये, ए कायरल अमीनो एसिड है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो आपको सेम ग्रुप देखने को मिलेंगे और दो जो है डिफरेंट ग्रुप देखने को मिलेंगे, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैंने ये आपको पहले बता दिया है कि ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल कौन सा होगा, जो कायरल मॉलिक्यूल होगा। अब एल्निन का एग्जांपल देखो आप, ये क्या है, कायरल अमीनो एसिड क्यों बोल रहे हैं इसको हम, क्योंकि यहाँ पे क्या है 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, इसलिए ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। जब हम इसका डायग्राम देखेंगे, मतलब इस मॉलिक्यूल को देख रहे हैं, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये क्या है, रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज लाइट को, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। और इसको इनएक्टिव बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो है सेम ग्रुप अटैच है साथ में और दो डिफरेंट है, तो ये क्या है, एक कायरल अमीनो एसिड बन गया। यहाँ पे इसका मैंने लिखा भी है कि एक कायरल अमीनो एसिड किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने लिखा है कि एक कायरल कौन सी होती है। और कायरल तो मैंने आपको बता ही दी है कि जब आपको डिफरेंट ग्रुप देखने को मिलेंगे एक कार्बन के ऊपर, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, कायरल अमीनो एसिड। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है साथ में। अभी नेक्स्ट जो इसका डायग्राम होगा,
साथ में एक और बात यहाँ पे क्या है कि जब एक्टिव कंपाउंड जो है वो रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज लाइट को, तो वो किस तरह से करेगा, या तो वो क्लॉकवाइज करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज करेगा। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज लिखा हुआ है। तो जब राइट साइड को जाएगा तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, डेक्सोरोटेटरी बोल रहे हैं, जिसे हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, पॉजिटिव साइन से डिनोट कर सकते हैं या फिर स्मॉल डी से डिनोट कर सकते हैं। आप इसको ऐसे करके मत लिखना, इसको स्मॉल डी से ही डिनोट करते हैं। इसका भी डिफरेंशिएशन है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। और जब जो है ये काउंटर क्लॉकवाइज करेगा तो ये किस तरह करेगा, लेफ्ट साइड को करेगा, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, लीवो रोटेटरी बोल रहे हैं। और किससे डिनोट करते हैं इसको, नेगेटिव साइन से और स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जब भी आप ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करोगे तो ये आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि क्लॉकवाइज एक्टिविटी कौन सी है और एंटी क्लॉकवाइज कौन सी है। लेफ्ट राइट का ये बता देना है, साथ में इसको बता देना कि क्या बोल रहे हैं हम, डेक्सोरोटेटरी और लिबरोटेटरी कौन सा है। ठीक है, तो अब है ये इसका डायग्राम, ये रहा इसका डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, जैसे हमने उसको क्या है ऑन करा तो लाइट जो है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, ई क्या शो कर रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट लाइट जो है डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या है, डिफरेंट होगा हर पॉइंट का। ठीक है, जब हम इस लाइट को किससे पास करेंगे, पोलराइजिंग फिल्टर से। इस लाइट को हमने जब इससे पास किया इस फिल्टर से, तो यहाँ पे क्या है, जो लाइट की डायरेक्शन होगी वो सिंगल प्लेन में होगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करेगा वो सिंगल प्लेन में। मतलब यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मूव नहीं कर रही है अभी लाइट, क्योंकि हमने इसको कहाँ किससे पास करा है, पोलराइजिंग फिल्टर से पास करा है। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल प्लेन में शो कर रही है लाइट को, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोल रहे हैं। पीपीएल का मतलब क्या है यहाँ पे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्योंकि जब हम नॉर्मल लाइट को किससे पास कर रहे हैं, एक फिल्टर से पास कर रहे हैं, तो वो लाइट की जो डायरेक्शन होगी वो सिंगल प्लेन में होगी, तो उसको हम बोल रहे हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब इस लाइट को हम किसी ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल के साथ पास करेंगे तो यहाँ पे जो है वो लाइट को थोड़ा सा टिल्ट करेगा। ठीक है, इसकी देखो रोटेशन जो है थोड़ी सी टेढ़ी है। ठीक है, रोटेट कर रहे हैं ना थोड़ा सा, पहले यहाँ पे क्या था, सीधी थी लाइन, अभी यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन इसकी क्या है, थोड़ी सी टेढ़ी है। ठीक है, रोटेट कर रहा है थोड़ा सा, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और ये कैसे होगी, जब हमारे पास क्या है, कायरल कंपाउंड होगा, मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल आप लोग लोगे तभी आपके पास क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी। अगर यहाँ पे क्या है, एक कायरल कार्बन ले लिया आपने, ठीक है, मान लो यहाँ पे आपने ग्लाइसिन रख दिया, तो यहाँ पे ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ये रोटेट नहीं करेगी। ये उसी केस में होगा जब आपके पास क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सैंपल भी कैसा है, कायरल कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल है, इसीलिए ये यहाँ पे ये जो है रोटेट कर रही है। अभी इसको मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास एक लाइट सोर्स है, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वो डिफरेंट डिफरेंट होगा डायरेक्शन का। ठीक है, जब इस लाइट को हम एक फिल्टर से पास करेंगे तो ये क्या है, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन की तरह शो करेगा। जब फिल्टर से पास हमने करी तो ये क्या है, सिंगल सिंगल फेज इसी डायरेक्शन में शो करेगा। ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोल रहे हैं। अब इस लाइट को हमने किस से पास करा, ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल से पास करा, तो यहाँ पे क्या है, ये हल्की सी लाइन जो है, पहले यहाँ पे क्या थी, सीधी लाइन थी, अभी यहाँ पे थोड़ी सी टेढ़ी है। ठीक है, रोटेट कर गई है, थोड़ी सी टिल्ट हो गई है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज लो कंपेयर टू नॉर्मल लाइट because when light is polarized its electric field vibrations are restricted to single plane। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे हम, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कि यहाँ पे जो है सिंगल लाइन में होगी। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड टू सिंगल प्लेन। तो ये डायग्राम है आपका।
तो जब भी आप ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में लिखोगे अमीनो एसिड की, तो आपको ये डायग्राम मेंशन करना पड़ेगा और ये सारा कुछ जो मैंने लिखा है ये आपको शो करना पड़ेगा, तभी आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बात करते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, तो जितनी भी अमीनो एसिड हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी वो किस तरह की होती हैं, एसिमेट्रिक अल्फा कार्बन एटम, और क्या होती हैं वो कायरल मॉलिक्यूल भी बोलते हैं उनको। ये तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एसिमेट्रिक अल्फा कार्बन कौन सी होती हैं, जब 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे एक कार्बन के साथ। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कायरल मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, किसका स्ट्रक्चर है ये, एसिमेट्रिक अल्फा कार्बन का। तो जब हम ग्लाइसिन की बात करते हैं तो ग्लाइसिन में क्या होता है कि एक कार्बन के साथ जो है दो आपको सेम ग्रुप दिखेंगे और दो जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप दिखेंगे। ठीक है, तो ये ग्लाइसिन का है। तो ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी जितने भी आपके पास अमीनो एसिड हैं उनकी कैसी होती है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होती है। अभी यहाँ पे क्या है, कायरल अमीनो एसिड कैन एग्जिस्ट इन 2 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, दो कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करती है। वो कैसी होती है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स भी बोलते हैं। अभी यहाँ नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज का मतलब क्या है कि जब आप एक, यहाँ पे जनरल स्ट्रक्चर बनाती हूँ मैं इसका अमीनो एसिड का। ये हमारे पास क्या आ गया, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन, NH3 पॉजिटिव अमीनो ग्रुप और साथ में साइड चेन। जब इसका क्या है, मैं मिरर इमेज बनाऊंगी तो ये बिल्कुल इसकी स्ट्रक्चर जो है उलट जाएगी ना। यहाँ पे कार्बन है तो ये वाला हाइड्रोजन है यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला साइड चेन जो है आर ग्रुप जो है इस साइड आ जाएगा, और बाकी का स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा ना। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। यहाँ पे क्या होगा कि जो लेफ्ट में है वो राइट में चली जाएगी और जो राइट में है वो लेफ्ट में चली जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं हम, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। और सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज कौन सी होगी, ये तो आ गई नॉन वाली। ठीक है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज आ गई। और जो होगी सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज कैसी होगी, अब यहाँ पे बना देती हूँ। ये मैंने ग्लाइसिन का ऑलरेडी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना, तो इसको जब मैं क्या है मिरर में देखूंगी तो इसकी स्ट्रक्चर भी लगभग सेम होगी। बस हमें क्या है, हाइड्रोजन का पता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। अगर मैं इसको मिरर में देखूंगी तो ये हाइड्रोजन यहाँ ये वाली कहाँ चली जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ये वाली यहाँ और ये वाली यहाँ पे। तो इसकी क्या है, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बन गई, बाकी का स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, कि जब आपको क्या है लेफ्ट जो है राइट दिखे, राइट जो है लेफ्ट दिखे, उसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपने एग्जाम्पल बनाना है, तो एग्जाम्पल से पहले आपने क्या लाइन लिखनी है, ये वाला लिखना है। ऊपर वाला जो मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये पहले बना दिए मैंने, पर इससे पहले ये वाला ऐड होगा जो मैं अभी बताने लगी हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ अमीनो एसिड। कौन कौन से होते हैं, एल अमीनो एसिड, और साथ में क्या है डी अमीनो एसिड होते हैं। और ये जो कन्फिग्रेशन होती है किसके बेस पे होती है, डी एंड एल ग्लिसरल एल्डिहाइड के बेस पे। तो सबसे पहले आपने ये वाला डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये बताना है कि हमने जो डी एंड एल अमीनो एसिड बनाए हैं वो किसके बेस पे बनाए हैं, तो किसके बेस पे बनाए हैं, ग्लिसरल एल्डिहाइड के बेस में। तो यहाँ पे क्या है, एल ग्लिसरल एल्डिहाइड और यहाँ पे डी ग्लिसरल एल्डिहाइड। तो इसमें क्या है, हाइड्रो इसमें एल वाले में क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेफ्ट में जब आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो ये कहाँ चला जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा। ठीक है, बस इतना सा फर्क है डी और एल का, कि जब भी आप मिरर इमेज बनाओगे एल वाले में कहाँ पे होगा, आपके कोई भी ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड में होगा, फिर वो कहाँ चला जाएगा जब आप मिरर में बनाओगे, तो वो राइट साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो अभी अमीनो एसिड के देख लेते हैं। ये तो ग्लिसरल एल्डिहाइड के बेस में बता रही हूँ ना, पहले ये आप लिखोगे उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल ऐड करोगे। ठीक है, यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल ऐड करना है उसके बाद में, कि हम किसके बेस पे कर रहे थे, ग्लिसरल एल्डिहाइड के बेस पे कर रहे थे। तो अभी हमने अमीनो एसिड का बनाना है तो सेम वही है, एलिनिन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एल वाली में क्या होगा कि हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या है, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, पर जब हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो ये कहाँ चला गया,
राइट साइड में चला गया। बस इतना सा डिफरेंट है इसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में। तो बाकी के भी एग्जांपल ऐसे ही बनेंगे, सिर्फ आपने एक एग्जांपल से शो करना है कि इसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन किस तरह की होती है, ये एनेंशियोमर्स जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है कि यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड की। ठीक है, तो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कौन से होते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। और नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कौन से होंगे, यहाँ पे जो है अमीनो एसिड जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली इन प्रोटीन सिंथेसिस, बट कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे जितने भी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड हैं वो किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं, एल एल अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, मोस्टली यहाँ पे कौन से होते हैं, ये एल अल्फा अमीनो एसिड। नेक्स्ट है, इसको हम कैसे स्पेसिफाइड कर रहे हैं, बाय सिंपल 3 लेटर। जैसे ग्लाइसिन का एग्जांपल हम ले ले, तो यहाँ पे क्या है, GLY से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। और जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं उनको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड चेन। ठीक है, साइड चेन के बेस पे जो है हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड को क्लासिफाई करते हैं। और इनकी जो पोलैरिटी होती है, पोलैरिटी ऑफ साइड चेन वेरी वाइडली फ्रॉम नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक टू हाईली पोलर एंड हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे इसमें, किसमें, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड में। और नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड का तो मैंने आपको बता ही दी है कि कैसे ये क्या है, नॉट इनकॉर्पोरेट राइबोसोमिकली इनटू द प्रोटीन आर कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल मेंशन किए हैं जो कैसे रहते हैं, डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इन प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये है स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड का। मैंने 20 अमीनो एसिड के बारे में लिखा है। ठीक है, तो ये रहे आपके 20 अमीनो एसिड। ठीक है, और इनको कैसे डिफरेंट साथ में कैसे लिखा है मैंने, 3 लेटर एब्रीवेशन के साथ में लिखा है। तो डिफरेंट डिफरेंट ये 20 अमीनो एसिड है, साथ में इनके क्या है एब्रीवेशंस लिखी हुई हैं, तो आप इनको भी लर्न कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगे क्लासिफिकेशन करने के लिए। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कौन से अमीनो एसिड हैं 20, तो फिर मुश्किल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, आपको डिफ्रेंशिएट करके भी बताया साथ में मैंने कि एसेंशियल अमीनो एसिड हम किसको बोल रहे हैं, कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय द बॉडी, उसको हम एसेंशियल अमीनो एसिड बोल रहे हैं। और कैन बी प्रोड्यूस बाय द बॉडी, उसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। मस्ट बी ऑब्टेन इन डाइट, नो नीड टू ऑब्टेन इन डाइट। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए मैंने ट्रिक भी लिखी हुई है यहाँ पे कि BIP हॉल में TT। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो एसेंशियल अमीनो एसिड को, BIP हॉल में TT। तो ये एसेंशियल अमीनो एसिड आगे, और यहाँ पे जो है ये लिखे हैं, इसकी ट्रिक जो है ये वाली भी लिखी है मैंने, गैस पे CT। तो ये कौन से हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, या फिर एक ये भी लिखी हुई है मैंने ऊपर। ठीक है, ये वाली, तो आप जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे लर्न कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ आया होगा। सो ये रहा आज का हमारा टॉपिक अमीनो एसिड। अगर आपको कुछ भी समझ ना लगा हो तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो मैं जल्दी ही करवा दूंगी आपको, क्लासिफिकेशन है उसकी। और अगर आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम हो या कोई पॉइंट समझ ना आया हो, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, मैं उसमें आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।